अपनी समर्थता से कम में आरामदायक जीवन बिताना और अधिक की कामना न करना उस अत्यधिक सामाजिक दबाव को हटा देता है जिसे आधुनिक फोर्स वर्ल्ड के अधिकतर लोग खुद पर लाद लेते हैं। नासिम तालिब ने स्पष्ट किया, सच्ची सफलता रैट रेस को छोड़कर अपने कार्यकलाप को व्यवस्थित करना है जिससे मन की शांति प्राप्त की जा सके। मुझे यह पसंद आया। हम स्वतंत्रता कैंप के लिए इतने कमिटेड हैं कि हमने कुछ ऐसी चीजें की हैं जिनका कागजों पर मतलब शायद ना बने। हमारे घर पर कोई मॉर्गेज नहीं है जो हमारा सबसे खराब फाइनेंशियल डिसीजन है, लेकिन सबसे अच्छा संपत्ति निर्णय है। जब हमने ये घर खरीदा मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट बहुत कम था। कोई भी रेशनल इन्वेस्टर यही सलाह देता कि सस्ते धन का फायदा उठाया जाए और अतिरिक्त बचत को अधिक प्रतिफल वाली संपत्ति जैसे स्टॉक्स में लगाया जाए। लेकिन हमारा लक्ष्य रुखाई से रेशनल होना नहीं बल्कि बस मानसिक रूप से उचित होना है। वो स्वतंत्रता का अनुभव जो मुझे अपने घर के स्वामित्व से होता है वो उस फाइनेंशियल लाभ से कहीं अधिक है जो मुझे सस्ते ऋण से अपनी संपत्ति को लेवरेज करने से मिलता। मासिक भुगतान को हटा देना अपनी संपत्ति के लॉन्ग टर्म को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने से बेहतर महसूस होता है। जो लोग मेरे इस निर्णय के नुक्स गिनाते हैं या वो जो ऐसा कभी नहीं करेंगे, मैं उनके सामने इसकी वकालत नहीं करता। कागजों पर इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे लिए यह काम करता है। हमें यह पसंद है और यही महत्वपूर्ण है। अच्छे निर्णय हमेशा रेशनल नहीं होते। एक मोड़ पर आकर आपको खुश होने और सही होने के बीच में चुनना ही पड़ता है। हम अपनी संपत्ति का इतना बड़ा प्रतिशत नकद के रूप में रखते हैं जिसका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर परामर्श नहीं देगा। हमारी संपत्ति का लगभग 20% भाग हमारे घर के मूल्य के अलावा इसका भी कागजों पर समर्थन नहीं किया जा सकता और मैं दूसरों को ऐसा करने की सलाह नहीं दे रहा हूं। ये बस हमारे लिए काम करता है। पर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि नकद स्वतंत्रता की ऑक्सीजन है और अधिक महत्वपूर्ण रूप से हम नहीं चाहते कि हमें अपने स्टॉक बेचने पर मजबूर होना पड़े। हम चाहते हैं कि एक बड़ा खर्च सामने आने पर उसकी भरपाई के लिए स्टॉक्स के बेचने की संभावना जितना हो सके शून्य के निकट हो। शायद दूसरों के मुकाबले हमारी जोखिम सहनशीलता कम है, लेकिन पर्सनल फाइनेंस के बारे में मैंने जो भी सीखा है उसके अनुसार हर कोई बिना छूट के एक ऐसे बड़े खर्च का सामना करेगा जिसकी उसने उम्मीद न की हो, और इस खर्च के लिए वो विशेष रूप से योजना नहीं बनाते क्योंकि इसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। कुछ लोग जिन्हें हमारे फाइनेंस की जानकारी है अक्सर पूछते हैं, आप किस लिए बचत कर रहे हैं? घर, बोट या नई कार? नहीं, इनमें से किसी के लिए भी नहीं। मैं एक ऐसे संसार के लिए बचत कर रहा हूं जहां जितना हम उम्मीद करते हैं आकस्मिकता उससे अधिक सामान्य है। किसी खर्च की भरपाई करने के लिए स्टॉक बेचने पर मजबूर न होने का मतलब ये भी है कि हम एक लंबे समय के लिए अपने स्टॉक्स की कंपाउंडिंग की संभावना बढ़ा रहे हैं। चार्ली मुंगेर ने इसे अच्छी तरह समझाया। कंपाउंडिंग का पहला नियम यह है कि इसे अनावश्यक रूप से कभी बाधित न किया जाए। मेरा परिवार निवेश के बारे में किस प्रकार सोचता है? मैंने अपना करियर एक स्टॉक पिकर के रूप में शुरू किया। उस समय हमारे पास बस अलग अलग स्टॉक्स थे। अधिकतर बड़ी कंपनियों के जैसे बर्कशायर हैथवे और प्रॉक्टर एंड गैम्बल, साथ ही कुछ छोटे स्टॉक्स जिन्हें मैं गहन मूल्य निवेश समझता था। वापस मेरी 20 की उम्र में जाकर देखा जाए तो मेरे पास हर समय कम से कम 25 अलग अलग स्टॉक हुआ करते थे। मुझे नहीं पता कि एक स्टॉक पिकर के रूप में मैंने कैसा कामकाज किया। क्या मैंने मार्केट को हरा दिया? मुझे अंदाजा नहीं है। अधिकतर लोग जो कोशिश करते हैं उनकी तरह मैंने भी अच्छा स्कोर नहीं रखा। किसी भी तरह से मैंने अपने विचार बदल दिए हैं और अब हर वो स्टॉक जो हमारे पास है वो कम लागत का इंडेक्स है। मैं सक्रिय रूप से स्टॉक पिक करने के विरुद्ध नहीं हूँ, चाहे फिर आप ये खुद करें या फिर किसी सक्रिय फंड मैनेजर को अपना पैसा देकर करवाएं। मुझे लगता है कि कुछ लोग मार्केट के औसत से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, बस ये बहुत कठिन है। जितना अधिकतर लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कठिन। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट को लेकर अपने विचारों का सार प्रस्तुत करना हो तो वो कुछ इस प्रकार होगा। हर इन्वेस्टर को एक ऐसी कार्यनीति चुननी चाहिए जिसमें उनके लक्ष्य को प्राप्त करने की अधिकतम संभावना हो, और मुझे लगता है कि अधिकतर इन्वेस्टर्स के लिए कम लागत के लो कॉस्ट इंडेक्स में औसत होता डॉलर कॉस्ट लॉन्ग टर्म सफलता की सबसे अधिक संभावना प्रदान करेगा। वो कम लागत का लो कॉस्ट इंडेक्स है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग हमेशा काम करेगा।
इसका मतलब ये भी नहीं कि यह सबके लिए है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि सक्रिय स्टॉक पिकिंग असफल होकर ही रहेगी। आमतौर पर इस उद्योग की एक नहीं तो दूसरी ओर से बहुत अधिक मोर्चाबंदी हो चुकी है, विशेषतः वो लोग जो सक्रिय निवेश के सख्त विरोधी हैं। मार्केट को हराना कठिन होना चाहिए, सफलता की संभावना कम होनी चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो फिर हर कोई ये करेगा, और अगर हर कोई ये करेगा तो कोई अवसर ही नहीं होगा। इसीलिए अगर मार्केट को हराने की कोशिश करने वालों में से अधिकतर ऐसा करने से चूक जाएं तो किसी को हैरान नहीं होना चाहिए। आंकड़ों के अनुसार सन 2019 में खत्म हुए दशक में 85% लार्ज कैप एक्टिव मैनेजर्स S&P 500 को नहीं हरा पाए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सोचते हैं कि मार्केट को हराने की कोशिश करना पागलपन है, लेकिन जो अपने बच्चों को आसमान छूने और पेशेवर एथलीट बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हर किसी की अपनी सोच होती है। जीवन ऑड्स से खेलने का नाम है, और हम सब ऑड्स के बारे में अलग अलग ढंग से सोचते हैं। सालों के अंतराल में मैं इस धारणा को समझ पाया हूं कि अपने परिवार के सभी फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने की हमारी संभावना अधिक हो जाएगी अगर हम नियमित रूप से दशकों तक कम लागत के लो कॉस्ट इंडेक्स में निवेश करते रहें और राशि को कंपाउंडिंग के लिए छोड़ दें। ये अधिकांश रूप से हमारे मितव्ययी खर्च की लाइफस्टाइल के कारण है। अगर मार्केट से बेहतर प्रदर्शन करने का अतिरिक्त जोखिम उठाए बिना आप अपने सभी लक्ष्य प्राप्त कर लें तो कोशिश करने का मतलब ही क्या है। मैं इस विश्व का सर्वोत्तम इन्वेस्टर हुए बिना रह सकता हूं, लेकिन मैं एक खराब इन्वेस्टर बनकर नहीं रह सकता। और जब मैं इस तरह से सोचता हूं, इंडेक्स खरीद कर रोके रखने का विकल्प हमारे लिए बिल्कुल आसान है। मैं जानता हूं कि हर कोई इस तर्क से सहमत नहीं होगा, खासकर मेरे दोस्त जिनका काम मार्केट को हराना है। जो वो करते हैं मैं उसका आदर करता हूं, लेकिन हमारे लिए यही काम करता है। हम अपने हर वेतन में से इन इंडेक्स फंड्स में निवेश करते हैं। यूएस और अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक्स का मेल हमारा कोई नियत लक्ष्य नहीं है, ये बस वो है जो हमारे खर्च करने के बाद बच जाता है। इसी कोष में से हम रिटायरमेंट खाते में पैसा डालते हैं और अपने बच्चों की 529 कॉलेज बचत योजनाओं में योगदान करते हैं। और बस इतना ही। प्रभावी रूप से हमारा शुद्ध मूल्य है एक घर, चेकिंग अकाउंट और कुछ वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स। हमारे लिए इसके और अधिक जटिल होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ये सरल ही पसंद है। निवेश को लेकर मेरी एक गहन धारणा ये है कि इन्वेस्टमेंट में लगे प्रयास और इन्वेस्टमेंट के नतीजों में कम कोरिलेशन होता है। कारण ये है कि संसार पुच्छ द्वारा संचालित होता है। कुछ एक परिवर्ती कारक अधिकांश नतीजों के लिए उत्तरदायी होते हैं। आप इन्वेस्ट करने में चाहे कितना भी कड़ा प्रयास करें, लेकिन अगर आप उन 2 या 3 बातों से चूक गए जो आपकी स्ट्रैटेजी में कांटा घुमाती है, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसका उल्टा भी सच है। सरल इन्वेस्टमेंट कार्यनीतियां भी अच्छे से काम कर सकती हैं अगर वो उन चीजों पर पकड़ बनाए रखें जो उस कार्यनीति की सफलता के लिए जरूरी है। मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सही इन्वेस्टमेंट क्षेत्र चुनने या फिर अगले रिसेशन का समय जानने पर निर्भर नहीं करती। ये उच्च बचत दर, धैर्य और इस आशावाद पर निर्भर करती है कि ग्लोबल इकोनॉमी अगले कई दशकों में मूल्य बनाएगी। मैं वस्तुतः अपना पूरा निवेश प्रयास इन 3 बातों के बारे में सोचने में लगाता हूं, खासकर पहली 2 जिन्हें मैं नियंत्रित कर सकता हूं। मैंने अतीत में अपनी निवेश स्ट्रैटेजी बदली है, इसीलिए निश्चित रूप से संभावना है कि मैं इसे भविष्य में भी बदल सकता हूं। हम चाहे जैसे भी बचत या निवेश करें, मुझे विश्वास है कि हमारा लक्ष्य हमेशा स्वतंत्रता होगा और हम हमेशा वो करेंगे जिससे हम रात में चैन की नींद सो पाएं। हमें लगता है कि यही परम लक्ष्य है, साइकोलॉजी ऑफ मनी में महारत। लेकिन हर किसी की अपनी सोच होती है, क्योंकि मूर्ख तो कोई भी नहीं है। पोस्ट स्क्रिप्ट। यूएस कंज्यूमर जैसे सोचते हैं वैसा क्यों, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री। मॉडर्न कंज्यूमर की साइकोलॉजी समझने के लिए और ये जानने के लिए कि वो आगे किस ओर जा सकते हैं, आपको ये जानना होगा कि वो वहां पहुंचे कैसे। हम सब यहाँ कैसे पहुंचे। अगर आप सन 1945 में सोकर सन 2020 में जागें तो आप अपने आसपास की दुनिया को पहचान नहीं पाएंगे। इस अंतराल में हुई इकोनॉमिक ग्रोथ इससे पहले कभी नहीं हुई थी। अगर आप न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को की समृद्धि देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप इसकी तुलना डेट्रॉइट की गरीबी से करें तो भी आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप घरों, कॉलेज, ट्यूशन और स्वास्थ्य सेवा की कीमत देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप देखें कि एवरेज अमेरिकी नागरिक
आमतौर पर बचत और खर्च के बारे में कैसे सोचते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। और ये सब कैसे हुआ? अगर आप ये जानने के लिए किसी रीजनेबल नैरेटिव के बारे में सोचने की कोशिश करें तो मेरा अंदाजा है कि आप पूरी तरह से गलत होंगे, क्योंकि ये इंट्यूटिव नहीं है और ये फोरकास्ट भी नहीं किया जा सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से लेकर अमेरिका में जो कुछ हुआ वो अमेरिकी कंज्यूमर्स की कहानी है। ये ऐसी कहानी है जो ये समझने में सहायता करती है कि आज लोग धन संपत्ति के बारे में जैसे सोचते हैं वैसा क्यों है। शॉर्ट स्टोरी ये है, सब कुछ बहुत अनिश्चित था, फिर सब कुछ बहुत अच्छा था, फिर बहुत खराब, फिर वाकई अच्छा, फिर वाकई खराब, और अब हम यहाँ हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा एक नैरेटिव है जो इन सब घटनाओं को एक साथ जोड़ता है। कोई डिटेल्ड अकाउंट नहीं, बस एक कहानी के ये सब कैसे साथ में फिट होता है। क्योंकि ये बड़ी घटनाओं को साथ में पिरोने का एक प्रयास है। इसमें ऐसी कई बातें छूट गई हैं जो इस दौरान हुई। कोई भी जो ये रेखांकित करे कि मैंने यहाँ क्या छोड़ दिया है, मैं संभवतः उससे सहमत हो जाऊंगा। यहाँ उद्देश्य हर खेल का वर्णन करना नहीं, बल्कि ये देखना है कि कैसे एक खेल ने दूसरे को प्रभावित किया। आइए सुने मॉडर्न कंज्यूमर यहाँ कैसे पहुंचा। अगस्त सन 1945, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति, जापान का आत्मसमर्पण अमेरिकी इतिहास में सबसे अधिक खुशी का दिन था, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा। लेकिन फिर यह भी एक कहावत है, इतिहास बस एक के बाद एक घटती घटनाओं का नाम है। युद्ध खत्म होने की खुशी के तुरंत बाद यह सवाल उठ खड़ा हुआ, अब क्या होगा? 16 मिलियन अमेरिकी लोगों ने, जो कि जनसंख्या का 11% था, उन्होंने युद्ध में भाग लिया। युद्ध के अंत में लगभग 8 मिलियन विदेश में थे। उनकी एवरेज उम्र 23 वर्ष की थी। 18 महीनों के भीतर उनमें से 1.5 मिलियन को छोड़कर बाकी सभी वापस आकर बिना वर्दी के होने वाले थे। और फिर क्या? फिर वो क्या करेंगे? वो कहां रहेंगे? 2 कारणों से ये उस समय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। पहला, कोई भी इनके जवाब नहीं जानता था, और दूसरा, अगर इनके जवाब शीघ्र नहीं ढूंढे जाते, सबसे संभव परिस्थिति अधिकतर इकोनॉमिस्ट के दृष्टिकोण से ये होती कि इकोनॉमी फिर से द ग्रेट डिप्रेशन की गहराइयों में धंस जाती। युद्ध के दौरान 3 ताकतों का निर्माण हुआ। पहली, आवास निर्माण रुक कर रह गया था, क्योंकि समस्त प्रोडक्शन कैपेसिटी युद्ध आपूर्ति निर्माण में लगी थी। सन 1943 में प्रतिमाह 12,000 से भी कम घर निर्मित हुए, जो हर अमेरिकी शहर में एक नए घर से भी कम है। वापस लौट रहे सैनिकों को भारी रूप से आवास की कमी का सामना करना पड़ा। दूसरी, युद्ध के दौरान उत्पन्न विशेष नौकरियां, जहाज, टैंक और विमानों का निर्माण अचानक युद्ध के बाद आवश्यक नहीं रही, और इस गति और मात्रा में कम हुई जो प्राइवेट बिजनेस में आमतौर से देखने को नहीं मिलता। सैनिक कहां काम करें, यह बिल्कुल अस्पष्ट था। तीसरी, युद्ध के दौरान और इसके बाद विवाह की दर में एकाएक बढ़ोतरी हुई। सैनिक वापस अपनी माताओं के तहखानों में लौटकर नहीं आना चाहते थे। वो सीधे एक परिवार शुरू करना चाहते थे, अपने खुद के घर में एक अच्छी नौकरी के साथ। ये पॉलिसी मेकर्स के लिए चिंता का विषय था, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन की यादें अब भी ताजा थी, जो 5 वर्ष पहले ही खत्म हुआ था। सन 1946 में काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स ने राष्ट्रपति ट्रूमैन को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अगले 3 से 4 सालों में एक फुल स्केल डिप्रेशन चेतावनी थी। उन्होंने सन 1947 में एक ज्ञापन में ट्रूमैन के साथ हुई बैठक के सार को अलग से लिखा। हम किसी प्रकार के रिसेशन के दौर में हो सकते हैं, और यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि कहीं इन रिसेशंस संबंधी ताकतों के नियंत्रण से बाहर जाने का खतरा तो नहीं। इसकी पर्याप्त संभावना है कि और अधिक गिरावट पतन का खतरा बढ़ाकर डिप्रेशन की स्थिति का कारण बन सकती है, और इसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। ये डर इस तथ्य के कारण और तीक्ष्ण हो गया कि विकास के लिए तुरंत एक्सपोर्ट्स पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता था, क्योंकि 2 बड़ी इकोनॉमीज यूरोप और जापान मानवतावादी संकटों का सामना करते हुए विनाश में डूबे थे, और अमेरिका भी पहले से कहीं अधिक कर्ज के तले दबा था, जिसने प्रत्यक्ष सरकारी राहत को सीमित कर दिया था। इसीलिए हमने इसके लिए कुछ किया। दूसरे, कम ब्याज दरें और अमेरिकी कंज्यूमर्स का इंटेंशनल जन्म। युद्ध के बाद इकोनॉमी को बचाए रखने के लिए हमारा सबसे पहला कदम ब्याज दरों को कम करना था। ये कोई आसान निर्णय नहीं था, क्योंकि जब कपड़ों, कारों और अन्य चीजों के अभाव में सैनिक वापस लौट कर आए, तो इसके कारण कुछ समय के लिए इन्फ्लेशन 2 अंकों में पहुंच गई।
सन 1951 से पहले फेडरल रिजर्व राजनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं था। राष्ट्रपति और फेड पॉलिसी को कोऑर्डिनेट कर सकते थे। सन 1942 में फेड ने घोषित किया कि शॉर्ट टर्म रेट्स को 0.38% रखा जाएगा ताकि युद्ध को समर्थन दिया जा सके। अगले 7 वर्षों तक दरें वहीं की वहीं टिकी रहीं। सन 1950 के दशक के मध्य तक 3 माह की ट्रेजरी आय 2% के नीचे रही। दरों को नीचे रखने का सुस्पष्ट कारण वित्त के मूल्य को $6 ट्रिलियन कम रखना था जो युद्ध में खर्च किया गया था। लेकिन कम दरों ने लौट रहे सभी सैनिकों के लिए कुछ और भी किया। इसने घर, कार, यंत्र और खिलौने खरीदने के लिए कर्ज को सस्ता कर दिया, जो किसी संदेही नीति निर्णायक के दृष्टिकोण के अनुसार ठीक था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सालों में उपभोग एक सुनिश्चित आर्थिक कार्यनीति बन गया। थ्रिफ्टिंग और बचत को प्रोत्साहित कर युद्ध में पूंजी लगाने का युग शीघ्र ही एक्टिव रूप से खर्च करने को बढ़ावा देने का युग बन गया। प्रिंसटन के इतिहासकार शेल्डन गैरन लिखते हैं, सन 1945 के बाद अमेरिका फिर से यूरोप और पूर्वी एशिया में बचत प्रोत्साहन के पैटर्न से हट गया। पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और मजदूर नेता सभी ने आर्थिक विकास के लिए अमेरिकियों को खर्च करने के लिए प्रोत्साहित किया। 2 बातें इसका कारण बनी। एक था GI बिल, जिसने अपूर्व मॉर्गेज के अवसर प्रदान किए। 16 मिलियन रिटायर्ड सैनिक अब बिना नकद भुगतान के पहले वर्ष में बिना ब्याज के और इतनी कम निर्धारित दरों पर घर खरीद सकते थे कि मंथली मॉर्गेज भुगतान किराए से भी कम हो। दूसरा था कंज्यूमर क्रेडिट में अचानक वृद्धि, जो डिप्रेशन के युग के नियमों में ढील से आई थी। पहला क्रेडिट कार्ड सन 1950 में प्रस्तुत किया गया। स्टोर क्रेडिट, किश्त क्रेडिट, पर्सनल लोन्स, वेतन दिवस कर्ज सब चल पड़े और उस समय हर तरह के कर्ज पर ब्याज क्रेडिट कार्ड मिलाकर कर कटौती योग्य था। यह बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट दिखाई पड़ता है, अतः हमने इसे बहुत अधिक मात्रा में खाया। एक सरल सी तालिका में एक सरल कहानी। वर्ष 1945 कुल यूएस घरेलू उधार $29.4 बिलियन। वहीं 10 साल बाद वर्ष 1955 कुल यूएस घरेलू उधार $125.7 बिलियन। उसके 10 साल बाद वर्ष 1965 और कुल यूएस घरेलू उधार था $331.2 बिलियन। 1950 के दशक में घरेलू कर्ज 2000 के दशक की कर्ज वृद्धि के मुकाबले 1.5 गुना अधिक तेजी से बढ़ा। तीसरा, क्रेडिट बूम और सन 1930 के दशक के छिपे हुए प्रोडक्टिविटी बूम से तंग आकर सामान की ज्यादा मांग ने आर्थिक उछाल को जन्म दिया। अमेरिकी इतिहास में सन 1930 का दशक आर्थिक रूप से सबसे कठोर था, लेकिन यहाँ आशा की एक किरण भी थी जिसे देखने में 2 दशक लग गए। आवश्यकता द्वारा ग्रेट डिप्रेशन ने रिसोर्सफुलनेस, प्रोडक्टिविटी और इनोवेशंस को बहुत बढ़ा दिया था। हमने 30 के दशक के प्रोडक्टिव उछाल पर अधिक ध्यान नहीं दिया क्योंकि हर किसी का ध्यान इस पर केंद्रित था कि अर्थव्यवस्था की हालत कितनी खराब थी। हमने 40 के दशक में भी इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया क्योंकि सबका ध्यान युद्ध पर केंद्रित था। फिर सन 1950 का दशक आया और अचानक से हमें एहसास हुआ, वाह, हमारे पास तो कुछ अद्भुत आविष्कार हैं और हम उन्हें निर्मित करने में काफी अच्छे हैं। अप्लायंसेस, कारें, फोन, एयर कंडीशनर, बिजली। युद्ध के दौरान अधिक घरेलू सामान खरीदना लगभग असंभव था क्योंकि कारखानों को बंदूकें और जहाज बनाने के लिए परिवर्तित कर दिया गया था। इसके कारण युद्ध के पश्चात सैनिकों के बीच सामान की मांग बढ़ गई। विवाहित जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्सुक और नए सस्ते कंज्यूमर क्रेडिट से प्रोत्साहित उन्होंने खरीदारी की ऐसी धूम मचाई जो शायद ही देश में पहले कभी देखने को मिली थी। फ्रेडरिक लुइस एलन ने अपनी किताब द बिग चेंज में लिखा, युद्ध के बाद के इन वर्षों में किसान ने एक नया ट्रैक्टर, मकई चुनने का उपकरण, इलेक्ट्रिक मिल्किंग मशीन खरीदा। उसने अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर फार्म मशीनरी का व्यूह खड़ा कर दिया जिसका वो संयुक्त रूप से इस्तेमाल कर सकें। किसान की पत्नी ने एक चमकदार सफेद विद्युत फ्रिज खरीद लिया जिसकी उसने हमेशा कामना की थी, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन के दौरान नहीं खरीद पाई, और साथ ही एक आधुनिक वॉशिंग मशीन और एक डीप फ्रीज यूनिट भी। सिटी में रहने वाले परिवार ने डिश वॉशिंग मशीन लगवा ली और साथ ही एक पावर लॉन मूवर भी खरीदा। शहर का परिवार लॉन्ड्रोमैट का ग्राहक बन गया और उन्होंने अपनी बैठक के लिए एक टेलीविजन खरीद लिया। पति का ऑफिस
एयर कंडीशन हो गया और अनंत रूप से ये चलता रहा। ये और अधिक नहीं कहा जा सकता कि उछाल कितना बड़ा था। सन 1942 से सन 1945 के बीच कमर्शियल कार और ट्रक उत्पादन वस्तुतः रुक गया था। फिर सन 1945 से सन 1949 के बीच 21 मिलियन कारों की बिक्री हुई। सन 1955 तक और 37 मिलियन की बिक्री हुई। सन 1940 से सन 1945 के बीच लगभग 2 मिलियन घरों का निर्माण किया गया। फिर सन 1945 से सन 1950 तक 7 मिलियन का निर्माण हुआ। सन 1955 तक और 8 मिलियन का निर्माण हुआ। सामान के लिए दमित मांग और सामान निर्मित करने की हमारी नई योग्यता ने वो रोजगार उत्पन्न करने में सहायता की जिनसे लौटकर आने वाले सैनिकों को काम मिल गया। और वो रोजगार अच्छे भी थे। इसे कंज्यूमर क्रेडिट से जोड़ दीजिए और बस अमेरिका की खर्च करने की क्षमता मानो आसमान छू गई। सन 1951 में फेडरल रिजर्व ने राष्ट्रपति ट्रूमैन को लिखा, सन 1950 तक कुल कंज्यूमर खर्च आवास निर्माण को मिलाकर $203 बिलियन हुआ, या फिर सन 1944 के स्तर के लगभग 40% ऊपर। उस सवाल का जवाब युद्ध के बाद सारे सैनिक क्या करेंगे अब स्पष्ट था। वो सामान खरीदेंगे उस पैसे से जो उन्होंने नया सामान बनाने का काम करके कमाया, और साथ ही सस्ते कर्ज की मदद से जिससे वो और अधिक सामान खरीद पाएं। चौथा, पहले की तुलना में लाभ अब अधिक समान रूप से शेयर किए जाते हैं। सन 1950 में इकोनॉमी को परिभाषित करने वाली विशेषता ये थी कि देश गरीबों को कम गरीब करके अमीर हुआ। सन 1940 से सन 1948 तक औसत वेतन दोगुना हो गया। फिर सन 1963 तक दोबारा दुगना हो गया। और ये लाभ उन पर केंद्रित था जो दशकों से पीछे छूटे हुए थे। अमीरों और गरीबों के बीच का अंतर असाधारण रूप से कम हो गया। लुइस एलन ने सन 1955 में लिखा, आर्थिक दौड़ में समृद्ध लोगों की रहनुमाई काफी हद तक कम हो गई है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने एक समूह के रूप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लोग जैसे कि स्टील वर्कर का परिवार जो पहले $2,500 पर जीवन बिताता था, अब $4,500 कमा रहा है। या फिर कोई हाईली स्किल्ड टूल ऑपरेटर का परिवार जो पहले $3,000 कमाया करता था, अब सालाना $5,500 या उससे अधिक खर्च कर सकता है। टॉप 1% के लिए जो वाकई संपन्न और अमीर हैं, जिन्हें हम लगभग $16,000 और उससे अधिक के वर्ग में शामिल कर सकते हैं, उनकी कुल राष्ट्रीय आय का हिस्सा टैक्स के बाद 13% से घटकर सन 1945 में 7% तक आ गया। ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं था। निचले 20% दैनिक श्रमिकों की वास्तविक आय सन 1950 से सन 1980 के बीच लगभग उसी मात्रा में बढ़ी जितनी शीर्ष 5% की। समानता वेतन से भी आगे तक गई। महिलाओं ने रिकॉर्ड संख्या में घरों के बाहर रोजगार प्राप्त किया। उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन युद्ध के बाद 31% से सन 1955 में 37% तक जा पहुंचा और सन 1965 में 40% तक। माइनॉरिटीज ने भी लाभ उठाया। सन 1945 के उद्घाटन के बाद एलियनोर रूजवेल्ट ने एक अफ्रीकी अमेरिकी रिपोर्टर के बारे में लिखा, जिसने उनसे कहा, क्या आप समझ सकते हैं कि इन 12 वर्षों ने क्या किया है? अगर सन 1933 के किसी समारोह में बड़ी संख्या में अश्वेत लोग जाकर सबसे ऐसे मिलते जैसे आज मिले हैं, तो देश भर का हर समाचार पत्र इसकी सूचना दे रहा होता। हम सोचते भी नहीं कि ये कोई समाचार है और हम में से कोई इस बारे में बात भी नहीं करेगा। आज के मुकाबले में महिला और माइनॉरिटी अधिकार एक अंश भर ही थे, लेकिन 40s और 50s के दशक में समानता की ओर हुई प्रगति असाधारण थी। वर्गों के लेवल अप होने का मतलब था लाइफस्टाइल लेवल अप। साधारण लोग शेवी चला रहे थे, समृद्ध लोग कैडिलैक चला रहे थे। टेलीविजन और रेडियो ने लोगों द्वारा पसंद किए जाने वाले मनोरंजन और संस्कृति को बिना वर्ग की परवाह किए एक रूप कर दिया। मेल ऑर्डर कैटलॉग ने लोगों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों और अन्य सामान में भी समानता ला दी, फिर चाहे वो कहीं भी रहते हों। सन 1957 में हार्पर्स मैगजीन ने लिखा, अमीर आदमी भी उसी तरह की सिगरेट पीता है जैसे कि गरीब आदमी, उसी तरह के रेजर से दाढ़ी बनाता है, उसी तरह का टेलीफोन, वैक्यूम क्लीनर, रेडियो और टेलीविजन इस्तेमाल करता है और घर में समान प्रकार के लाइटिंग और हीटिंग अप्लायंसेज रखता है वगैरह। उसके और एक गरीब व्यक्ति के ऑटोमोबाइल में बहुत ही कम अंतर है। वास्तव में उनके इंजन और फिटिंग्स समान ही हैं। सेंचुरी के शुरुआती वर्षों में
ऑटोमोबाइल में भी अनुक्रम हुआ करता था। पॉल ग्राहम ने सन 2016 में लिखा कि किस प्रकार मात्र 3 टीवी स्टेशन होने जैसी सरल बात ने संस्कृति को इक्वलाइज करने में योगदान दिया। अब इसकी कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन हर रात एक ही समय पर करोड़ों परिवार अपने टेलीविजन के सामने बैठकर वही कार्यक्रम देखा करते थे जो उनके पड़ोसी देख रहे होते थे। अब जो सुपर बोल में होता है, पहले वो हर रात हुआ करता था। हम वाकई सिंक में थे। ये इम्पोर्टेंट था। लोग अपना कल्याण अपने साथियों के साथ तुलना कर मापते हैं, और सन 1945 से सन 1980 के अंतराल में अधिकांश रूप से लोगों के पास तुलना करने के लिए ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें वो अपना साथी या बराबर का कह सकते थे। बहुत से लोग, अधिकांश लोग ऐसा जीवन व्यतीत करते थे जो या तो उनके आसपास के लोगों के बराबर या फिर समझने लायक हुआ करता था। ये विचार के लोगों के जीवन में भी उतना ही इक्वलाइजेशन आया जितना उनकी आय में। इस कहानी का एक अहम भाग है जिस पर हम लौट कर आएंगे। 5वां, ऋण में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई, लेकिन साथ ही आय में भी, इसीलिए इसका प्रभाव उतना अधिक नहीं था। सन 1947 से सन 1957 के बीच नई उपभोग संस्कृति, नए ऋण उत्पाद और सरकारी योजनाओं द्वारा सब्सिडी प्राप्त ब्याज दरें, जिन्हें फेडरल रिजर्व द्वारा कम रखा गया, इन सब के मेल से घरेलू ऋण 5 गुना बढ़ गया। लेकिन इस अंतराल में आय वृद्धि इतनी अधिक थी कि परिवारों पर इसका अधिक बुरा असर नहीं हुआ, और युद्ध के बाद घरेलू ऋण बहुत ही कम था। ग्रेट डिप्रेशन ने इसके अधिकतर भाग को नष्ट कर दिया, और युद्ध के दौरान घरेलू खर्च इतना कम था कि ऋण संचय सीमित था। इसीलिए सन 1947 से सन 1957 के बीच ऋण और आय के बीच के अनुपात में वृद्धि मैनेजेबल थी। घरेलू ऋण आय अनुपात आज 100% से ऊपर है। सन 1950, सन 1960 और सन 1970 के दशकों में बढ़ने के बाद भी ये 60% से नीचे ही रहा। ऋण के इस उछाल के पीछे मुख्य रूप से हाउस ओनरशिप में बढ़ोतरी थी। सन 1900 में हाउस ओनरशिप की दर 47% थी। अगले 4 दशकों तक ये लगभग वही रही। फिर सन 1945 में यह बढ़कर 53% हो गई, और सन 1970 में 62%। जनसंख्या का एक पर्याप्त भाग अब उस ऋण का उपयोग कर रहा था जिसे पिछली पीढ़ियों ने न किया होता या न कर पाते, और वो अधिकांश रूप से इससे सहमत थे। डेविड हेल्बरस्टैम ने अपनी किताब द 50s में लिखा, उन्हें अपने आप में और अपने भविष्य में ऐसा विश्वास था जिसे कठिन समय में पले बढ़े लोग आश्चर्यजनक पाते थे। वो ऋण से ऐसे नहीं डरते थे जैसे उनके माता पिता। वो अपने माता पिता से अलग थे, सिर्फ इसमें नहीं कि वो कितना कमाते थे या उनके पास क्या था, बल्कि इस धारणा में कि भविष्य का आगमन हो चुका है। अपने परिवारों में पहले होम ओनर्स होने के कारण वो अपने साथ नया उत्साह और गर्व भी स्टोर में लेकर आते। जब वो फर्नीचर या उपकरणों की खरीदारी करते, दूसरे समय में युवा दंपत्ति शायद अपनी पहली संतान के लिए नए कपड़े खरीदते समय ऐसी भावनाएं दिखाते। ऐसा प्रतीत होता था कि घर खरीदने की उपलब्धि इतनी बड़ी सफलता थी कि कोई भी खरीदी जाने वाली इसके योग्य नहीं थी। अब कुछ चीजों को जोड़ने का अच्छा समय है, क्योंकि वो आगे जाकर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अमेरिका फल फूल रहा है। ये एक साथ मिलकर ऐसे फल फूल रहा है जैसे पहले कभी नहीं हुआ। ये ऋण के साथ फल फूल रहा है, जो इस समय बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आय की तुलना में ये कम है, और अब ये कल्चरल एक्सेप्टेंस है कि ऋण भयावह चीज नहीं है। चीजें चटकने लगती हैं। सन 1973 वो पहला साल था जब ये स्पष्ट हो गया कि इकोनॉमी एक नई राह पर चल पड़ी थी। उस साल जो रिसेशन शुरू हुआ, उसने बेरोजगारी को सन 1930 के दशक से लेकर सबसे ऊपर पहुंचा दिया। इन्फ्लेशन में उछाल आया, लेकिन युद्ध के बाद की वृद्धि से भिन्न रूप से ये उछाल बना रहा। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट सन 1973 में 8% पर जा पहुंची, जो पिछले दशक में 2.5% पर थी। और आपको ये सब इस संदर्भ में देखना होगा कि वियतनाम, दंगे फसाद और मार्टिन लूथर किंग और जॉन और बॉबी कैनेडी की हत्या से कितना भय फैला हुआ था। सब जैसे उजाड़ सा हो गया था। युद्ध के 2 दशकों बाद अमेरिका ने ग्लोबल इकोनॉमी में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। बहुत से बड़े देशों की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी मिट्टी में मिल चुकी थी, लेकिन सन 1970 के दशक की शुरुआत होते ही ये सब बदल गया। जापान
फल फूल रहा था। चीन की इकोनॉमी सुधर रही थी। मध्य पूर्व भी अपने तेल संसाधनों के सामर्थ्य को प्रबल कर रहा था। भाग्यशाली आर्थिक लाभ और महानतम पीढ़ी की संस्कृति, वो पीढ़ी जो डिप्रेशन से सुदृढ़ हुई और युद्ध के व्यवस्थित सहयोग के सहारे स्थिर थी, उसके मेल में बदलाव तब आया जब बेबी बूमर वयस्क होने लगे। एक नई पीढ़ी जिसके लिए सामान्य की परिभाषा अलग थी, ठीक ऐसे समय पर आई जब पिछले 2 दशकों के बहुत से इकोनॉमिक अनुवाद खत्म हो रहे थे। फाइनेंस में सब कुछ अपेक्षाओं के संदर्भ में डेटा है। पिछली शताब्दी का सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब आर्थिक हवाएं अलग अनियमित दिशा में बहने लगीं। लेकिन लोगों की उम्मीदें अब भी युद्ध के बाद की समरूपता संस्कृति में दृढ़ मूल थी। आवश्यक रूप से आय की समानता नहीं, हालांकि वो भी एक थी, लेकिन लाइफस्टाइल और कंजम्पशन एक्सपेक्टेशन में समानता। ये विचार के 50वें प्रतिशतक आय कमाने वाले व्यक्ति की लाइफस्टाइल किसी 80वें या 90वें प्रतिशतक की आय वाले व्यक्ति से अत्यधिक भिन्न नहीं होनी चाहिए, और ये कि 99वें प्रतिशतक वाले किसी व्यक्ति का जीवन बेहतर था, लेकिन ऐसा जीवन जिसे 50वें प्रतिशतक वाला व्यक्ति समझ सके। और इसी प्रकार सन 1945 से सन 1980 के अंतराल में अमेरिका ने अधिकांश रूप से काम किया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे नैतिक रूप से सही समझें या गलत, उम्मीदें हमेशा तथ्यों से धीरे चलती हैं। और सन 1970 के दशक की शुरुआत से सन 2000 के दशक की शुरुआत तक के बीच के सालों के आर्थिक तथ्य ये थे कि विकास चलता रहा, लेकिन अधिक अनियमित हो गया। फिर भी इस बारे में लोगों की उम्मीदें नहीं बदली कि उनकी लाइफस्टाइल की तुलना उनके साथियों के साथ कैसे होनी चाहिए। 7वां, उछाल फिर से आता है, लेकिन इस बार ये पहले से अलग है। रोनाल्ड रीगन के सन 1984 के मॉर्निंग इन अमेरिका विज्ञापन ने घोषित किया, अमेरिका में फिर से सुबह हुई है। आज इतने अधिक पुरुष और महिलाएं काम के लिए जाएंगे जितने इस देश के इतिहास में पहले कभी नहीं गए। ब्याज दरें सन 1980 के रिकॉर्ड उच्च मूल्य से आधी हो चुकी हैं, और इस दर पर लगभग 2000 परिवार आज नए घर खरीदेंगे, जो पिछले 4 सालों में सबसे अधिक है। आज की दोपहर 6500 युवा पुरुष और महिलाएं विवाहित होंगे, और इस इन्फ्लेशन की दर के साथ जो 4 साल पहले की तुलना में आधे से भी कम है, वो विश्वास के साथ अपने भविष्य की ओर देख सकते हैं। ये हाइपरबोल नहीं था। जीडीपी वृद्धि सन 1950 से लेकर उच्चतम शिखर पर थी। सन 1989 तक 7 साल पहले की तुलना में 6 मिलियन कम बेरोजगार अमेरिकी थे। सन 1982 से सन 1990 के बीच S&P 500 में लगभग 4 गुना की बढ़ोतरी हुई। सन 1990 के दशक में कुल वास्तविक जीडीपी वृद्धि लगभग सन 1950 के दशक के बराबर थी, यानी कि 40% की तुलना में 42%। राष्ट्रपति क्लिंटन ने अपने 2000 के स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में इसका बखान करते हुए कहा, हम नई शताब्दी का आरंभ 20 मिलियन से भी अधिक नई नौकरियों, 30 वर्षों से अधिक में अधिकतम आर्थिक विकास, 30 वर्षों में न्यूनतम बेरोजगारी दर, न्यूनतम अमेरिकी, अफ्रीकी और हिस्पैनिक बेरोजगारी दर के साथ कर रहे हैं। 42 वर्षों में पहली बार एक के बाद एक सरप्लस के साथ कर रहे हैं, और अगले महीने अमेरिका संपूर्ण इतिहास में इकोनॉमिक ग्रोथ के सबसे लंबे अंतराल को प्राप्त कर लेगा। हमने एक नई इकोनॉमी का निर्माण किया है। उनका अंतिम वाक्य बहुत महत्वपूर्ण था। ये एक नई इकोनॉमी थी। सन 1945 से सन 1973 के अंतराल और सन 1982 से सन 2000 के अंतराल के बीच सबसे बड़ा अंतर यह था कि वृद्धि की समान मात्रा एकदम भिन्न पॉकेट्स में जाकर समा गई। आपने शायद ये आंकड़े सुने होंगे, लेकिन इनके बारे में फिर से बात करना बनता है। द अटलांटिक ने लिखा, सन 1993 से सन 2012 के बीच शीर्ष 1% ने अपनी आय में 86.1% की वृद्धि देखी, जबकि सबसे नीचे के 99% ने सिर्फ 6.6% की वृद्धि देखी। जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने सन 2011 में कहा, हालांकि शीर्ष 1% ने पिछले दशक में अपनी आय को 18% ऊपर जाते देखा, मध्य स्तर वालों ने अपनी आय को गिरते देखा। जिन लोगों के पास सिर्फ हाई स्कूल डिग्री थी, उनके लिए गिरावट बहुत अधिक थी, शताब्दी के आखिरी चौथाई में ही 12%। ये उस समतलन के लगभग विपरीत था जो युद्ध के बाद हुआ था। ऐसा क्यों हुआ? ये इकोनॉमिक्स की सबसे खराब चर्चाओं में से एक है, जिससे बढ़कर दूसरी चर्चा बस ये रही कि इसके बारे में क्या किया जाए। अच्छा है कि इस
डिस्कशन के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि ये शार्प इनइक्वालिटी पिछले 35 वर्षों में एक ताकत बन गई, और ये एक ऐसे अंतराल में हुआ जहां सांस्कृतिक रूप से अमेरिकी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की इकोनॉमी की इन दो धारणाओं से जुड़े हुए थे। ये कि आपकी जीवन शैली अधिकतर अन्य अमेरिकी नागरिकों के जैसी ही होनी चाहिए, और ये कि उस लाइफस्टाइल को पाने के लिए ऋण लेना स्वीकार्य है। 8वां, अमेरिकी नागरिकों के एक छोटे समूह की बढ़ती आय ने उस समूह को लाइफस्टाइल में दूसरों से अलग कर दिया। उन्होंने अच्छी कारें और बड़े घर खरीदे, महंगे स्कूल में गए और शानदार छुट्टियां बिताई, और बाकी सब देख रहे थे। 80 और 90 के दशक में मेडिसन एवेन्यू से उत्तेजित होकर और उसके बाद इंटरनेट से एक छोटी संख्या में वैध रूप से समृद्ध अमेरिकियों की लाइफस्टाइल ने उन अधिकांश अमेरिकियों की कामनाओं को आसमान पर पहुंचा दिया जिनकी आय बढ़ नहीं रही थी। सन 1950 से सन 1970 के दशक के बीच जो इक्वालिटी और एकजुटता की संस्कृति पनपी थी, वो नासमझी से दूसरों के साथ बराबरी करने के प्रभाव में परिवर्तित हो गई। अब आप समस्या को देख सकते हैं। जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर जो सालाना $9 लाख कमाता है, एक 4000 वर्ग फुट का घर और 2 मर्सिडीज खरीदता है और अपने 3 बच्चों को पेपरडाइन में भेजता है, वो ये सब करने में समर्थ है। पीटर, एक बैंक ब्रांच मैनेजर, सालाना $80,000 कमाता है। जो को देखकर वो भी समान लाइफस्टाइल जीने के लिए पात्रता के अचेतन भाव का अनुभव करता है, क्योंकि पीटर के माता पिता मानते थे, जो उन्होंने उसे भी सिखाया, कि अमेरिकियों की लाइफस्टाइल अलग अलग रोजगार होने पर भी इतनी अलग नहीं थी। उसके माता पिता अपने युग को लेकर सही थे, क्योंकि उस समय इनकम एक टाइट डिस्ट्रीब्यूशन में आ गई थी, लेकिन वो तब था। पीटर अब एक अलग दुनिया में रहता है, लेकिन तथ्यों के बदलने के बावजूद उसकी उम्मीदें उसके माता पिता की उम्मीदों के मुकाबले कुछ खास नहीं बदली। तो पीटर क्या करे? वो एक बड़ा मॉर्गेज लेता है, उस पर $45,000 का क्रेडिट कार्ड डेट है। वो लीज पर 2 कारें ले लेता है, उसके बच्चे भारी भरकम स्टूडेंट लोन के साथ ग्रेजुएट होंगे। वो जो की तरह सब खरीदने का सामर्थ्य नहीं रखता, लेकिन वो समान लाइफस्टाइल पाने के लिए खुद को और खींचने पर मजबूर है, और ये खिंचाव बहुत बड़ा है। सन 1930 के दशक में ये हास्यास्पद सुनाई देता, लेकिन युद्ध के अंत से अब तक घरेलू डेट की कल्चरल एक्सेप्टेंस को विकसित करते हुए हम 75 वर्ष बिता चुके हैं। एक ऐसे समय पर जब मध्य वेतन फ्लैट थे, मध्य नव अमेरिकी घर 50% बड़ा हो गया। एक औसत नए अमेरिकी घर में अब रहने वालों से अधिक बाथरूम्स होते हैं। लगभग आधे घरों में 4 या उससे अधिक बेडरूम हैं, जो सन 1983 में 18% था। सन 1975 से सन 2003 के बीच इन्फ्लेशन एडजस्टेड औसत कार लोन दुगने से भी अधिक हो गया, $12,300 से $27,900 तक। और आप जानते ही हैं कि कॉलेज के खर्च और स्टूडेंट लोन का क्या हुआ। हाउस होल्ड डेट आय अनुपात सन 1963 से सन 1973 तक समतल रहा, फ्लैट रहा, फिर ये ऊपर चढ़ा और चढ़ा, फिर और चढ़ा। सन 1973 में 60% से सन 2007 में 130% से भी ऊपर जा पहुंचा। सन 1980 के दशक की शुरुआत से सन 2020 तक ब्याज दरें गिरने पर भी ऋण सेवा भुगतान में जाने वाले आय के प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई, और ये कम आमदनी वाले समूहों की ओर झुक गया। उच्चतम आमदनी वाले समूहों के लिए ऋण और लीज भुगतान की ओर जाने वाला आय का भाग 8% से कुछ अधिक है। जिनके आय लाभ अधिकतम है, लेकिन 50वें प्रतिशत से कम की आय वालों के लिए 21% से भी अधिक। इस बढ़ते कर्ज और सन 1950 और 1960 के दशकों में हुई कर्ज बढ़ोतरी में अंतर यह है कि हालिया उछाल उच्च आधार से आरंभ हुआ। इकोनॉमिस्ट हेमन मिन्स्की ने ऋण संकट के आरंभ का वर्णन करते हुए कहा, वो क्षण जब लोग इतना ऋण उठा लें जिसे वो संभाल न पाए, ये एक संकटमय और दर्दनाक क्षण होता है। ये ठीक उस तरह है जैसे वाइल्ड एक कोयोट नीचे देख रहा हो, ये जानते हुए कि गड़बड़ी हो चुकी है और नीचे गिरता जाए। और ठीक यही सन 2000 में हुआ। 9, एक बार कोई आदर्श अपनी जगह बना ले तो उसे पलटना बहुत कठिन होता है। सन 2008 के बाद कर्ज काफी नीचे उतरा और फिर ब्याज दरों में गिरावट आई। घरेलू कर्ज भुगतान आय के प्रतिशत के रूप में अब पिछले 35 वर्षों में न्यूनतम स्तर पर है, लेकिन सन 2008 का
रिस्पॉन्स जो भले ही आवश्यक रहा हो, उसने कुछ ऐसी विचारधाराओं को बनाए रखा जो हमें यहाँ लेकर आई। क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी कि केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति में नई मुद्रा की शुरुआत ने न सिर्फ इकोनॉमी को धराशायी होने से बचाया, बल्कि संपत्ति के मूल्यों में भी बढ़ोतरी की, जो उनके लिए एक वरदान के समान था। जो इसके स्वामी थे अधिकतर समृद्ध लोग। सन 2008 में फेड ने कॉरपोरेट डेट को समर्थन दिया, जिससे उन्हें लाभ हुआ। जिन्होंने ये कर्ज लिया था वो भी अधिकतर समृद्ध लोग थे। पिछले 20 वर्षों में कर में हुई कटौतियों का लाभ मुख्य तौर पर उच्च आमदनी वाले लोगों को ही मिला है। उच्च आय वाले लोग अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में भेजते हैं। आगे जाकर ये बच्चे उच्च आय कमा सकते हैं और कॉरपोरेट डेट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसे फेड द्वारा समर्थन प्राप्त होगा। वो ऐसे स्टॉक खरीद सकते हैं जिन्हें विभिन्न सरकारी पॉलिसीज का समर्थन प्राप्त होगा वगैरह। इनमें से कोई भी अपने आप में समस्या नहीं है, इसलिए ये सब ऐसे ही बना रहता है। लेकिन ये उस बड़ी चीज के सूचक हैं जो सन 1980 के दशक की शुरुआत से हुई है। इकोनॉमी कुछ लोगों के लिए दूसरों से बेहतर काम करती है। सफलता उतनी योग्यता आधारित नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, और जब सफलता प्राप्त होती है ये बीते समय की तुलना में अधिक लाभप्रद होती है। आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि ये मॉरली सही है या गलत। और वैसे भी इस कहानी में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। महत्वपूर्ण तो ये है कि ऐसा हुआ और इसने इकोनॉमी को लोगों की उन उम्मीदों से दूर कर दिया जो युद्ध के बाद बनी थी, कि बिना व्यवस्थित समानता के एक बड़ा मध्यम वर्ग है, जहां आपके घर के निकट के पड़ोसी, और वो भी जो कुछ मील दूर रहते हैं, आपके ही समान जीवन जीते हैं। इन उम्मीदों के वास्तविकता से दूर होकर भी 35 वर्ष तक टिके रहने का एक कारण ये भी है कि बहुत से लोगों को ये बहुत अच्छी प्रतीत होती थी जब ये मान्य थी। कुछ इतना अच्छा हो या फिर ये धारणा कि कुछ इतना अच्छा था, तो उसे जाने देना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए लोगों ने इसे जाने नहीं दिया, वो इसे वापस पाना चाहते थे। 10वां, द टी पार्टी, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट, ब्रेक्सिट और डोनाल्ड ट्रंप, इनमें से हर एक ऐसे समूह को रिप्रेजेंट करते हैं जो चिल्ला रहे हैं, गाड़ी को रोकिए, मुझे नीचे उतरना है। उनके चीखने का विवरण जरूर अलग है, लेकिन वो सभी चिल्ला रहे हैं, कम से कम कुछ हद तक, क्योंकि युद्ध के बाद की उन उम्मीदों के संदर्भ में चीजें उनके लिए काम नहीं कर रही हैं, जिनके अनुसार चीजों को हर किसी के लिए लगभग एक सा काम करना चाहिए। आप ट्रंप के राइज को मात्र आय असमानता से जोड़कर उपहास कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए। ये चीजें हमेशा जटिलता की सतहों के बराबर गहरी होती हैं, लेकिन ये एक मुख्य पहलू है जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है, जैसी मैंने उम्मीद की थी मैं वैसी दुनिया में नहीं रहता। इस पर मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए भाड़ में जाइए और भाड़ में जाओ तुम। मैं किसी बिल्कुल ही अलग ही चीज के लिए लड़ूंगा, क्योंकि ये जो भी है काम नहीं कर रहा है। इस मेंटालिटी को लीजिए और इसका गुणन फेसबुक, इंस्टाग्राम और केबल समाचार की शक्ति से कर दीजिए, जहां लोग पहले के मुकाबले बहुत ही बारीकी से जानते हैं कि अन्य लोग कैसे जीते हैं। ये बिल्कुल आंच पर रखे पेट्रोल की तरह है। बेनेडिक्ट इवान का कहना है, इंटरनेट जितना अधिक लोगों को नए नजरिए से अवगत कराता है, उतना ही अधिक इन अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज की मौजूदगी से लोग नाराज हो जाते हैं। ये युद्ध के बाद की इकोनॉमी के मुकाबले एक बड़ा परिवर्तन है, जहां इकोनॉमिक ओपिनियंस अधिक नहीं थे, क्योंकि परिणामों की विभिन्नता कम थी, और ये देखना और समझना इतना आसान नहीं था कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं और कैसे जीते हैं। मैं निराशावादी हूँ। इकोनॉमिक्स चक्रों की कहानी है, चीजें आती हैं और चली जाती हैं। अब बेरोजगारी दर पिछले कई दशकों की तुलना में सबसे कम है। अब वास्तविकता में समृद्ध लोगों की तुलना में कम आमदनी वाले लोगों की आय में अधिक बढ़ोतरी हो रही है। कॉलेज कॉस्ट की सहायता से कुल मिलाकर कॉलेज का खर्च बढ़ना बंद हो गया है। अगर सन 1950 के शानदार दशक से अब तक के अंतराल में हर कोई स्वास्थ्य सेवा, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और सिविल राइट्स में हुई प्रगति का अध्ययन करे, उसकी स्टडी करे, तो मुझे लगता है कि अधिकतर लोग वापस नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन इस कहानी का मुख्य प्रसंग ये है कि उम्मीदें वास्तविकता की तुलना में धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। ये सच था जब लोग सन 1950 के दशक की उम्मीदों से जुड़े रहे और इकोनॉमी अगले 35 वर्षों में बदलती गई। और अगर आज भी एक मध्यम वर्ग का उछाल आ जाए
तो ऐसी उम्मीदें बनी रह सकती हैं कि उच्च वर्ग के अलावा संयोगानुपात बाकी सबके प्रतिकूल है, इसीलिए ये काम नहीं कर रहा का युग बना रह सकता है और हमें कुछ मौलिक रूप से नया चाहिए। बिल्कुल अभी चाहे वो कुछ भी हो, इसका युग भी बना रह सकता है जो एक प्रकार से उन चीजों का हिस्सा है जिससे ऐसी घटनाएं आरंभ होती हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटनाओं का कारण बनती हैं, जहां ये कहानी आरंभ हुई थी। इतिहास बस एक के बाद एक घटती बधाई हो, आपने द साइकोलॉजी ऑफ मनी शो पूरा कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा।